हेलो फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। हालांकि ये टॉपिक हिस्ट्री का टॉपिक है, तो ये जनरली आप किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं इसको। स्पेशली तो आरओ एआरओ के लिए मैं क्या करूँगा इसमें मैं क्या करूँगा कि ओनली जो यूपी पीसीएस में यूपी पीएससी ने जिस एग्ज़ाम में जैसे पीसीएस में और अपने मेंस में और जो भी जैसे लेक्चरर का एग्ज़ाम लेता है उसमें जो भी पूछा है, और हिस्ट्री जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, कहीं कहीं हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उसमें, तो जहाँ जहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर में चीज़ें डाली हुई होंगी ना, उस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। और हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एमपी में कोई क्वेश्चन पूछा है, उसको आधार बना के यूपी पीसीएस ने कई बार उस पर लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन उस पर पूछ दिए हैं। तो ये आधार क्वेश्चन माना जाता है, उसको बेस क्वेश्चन बोलते हैं, तो उसको हम लेकर चलेंगे। तो ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। 75 डेज़ हमारा लगभग बचा है अब से, उससे ज़्यादा ही बचा है क्योंकि 4 फरवरी के आसपास एग्ज़ाम का डेट है, 4 फरवरी के आसपास। और आज का दिन जो है वो 9 नवंबर है। तो यहाँ से लगभग लगभग 75 डेज़ का मान लेते हैं कि इतने दिन में हमको एक टॉपिक ख़त्म करेंगे हिस्ट्री का। और ऐसे ही जियोग्राफी और पॉलिटी, ये लगभग हम पूरा का पूरा 75 डेज़ में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आर ओ एरो के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा वीडियो साबित होगा। इसमें हम घटना चक्र को नहीं शामिल किए हैं। घटना चक्र क्या करता है ना कि कई सारे क्वेश्चन को नहीं लेता है, वो ओनली यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन को ही शामिल करता है। हम यहाँ पे वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम एक बुक निकालती है, उसके क्वेश्चन को सार बना के चल रहे हैं, अच्छी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप आज का क्लास 1 75 डे रेगुलर चैलेंजेस का हिस्ट्री टॉपिक वाइज। इसमें हम एंशिएंट से शुरू करेंगे, प्राचीन से शुरू करेंगे और मॉडर्न तक पढ़ेंगे। पहले हिंदी जानते थे, मॉडर्न में इंग्लिश हो गया। ओके, तो ओके स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास का जो पहला टॉपिक है, इसमें है प्राचीन भारत में ऐतिहासिक स्रोत क्या थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि महाभाष्य, हम क्वेश्चन फॉर्मेट में ही चलेंगे, जहाँ डिटेल की ज़रूरत होगी वहाँ बता देंगे। तो महाभाष्य महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है? तो महाभाष्य हमारा ग्रामर की पुस्तक है। अच्छा, इसके बारे में डिटेलिंग, जैसे महाभाष्य ग्रामर की पुस्तक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि महाभाष्य किस विषय की पुस्तक है। तो महाभाष्य ग्रामर की पुस्तक है। महाभाष्य का रचयिता कौन है? पतंजलि। महाभाष्य को पतंजलि जी ने लिखा है। और ये क्या है? एक प्रकार का टीका है, किस पे? व्याकरण पे। मतलब ये ग्रामर पे टीका है। तो महाभाष्य मतलब ग्रामर की जो सबसे पहली बुक थी वो किसने लिखी थी? पाणिनि ने। पाणिनि की अष्टाध्यायी, आपको पता ही होगा। पाणिनि का अष्टाध्यायी सबसे सर्वप्रथम ग्रामर की, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है। इसमें देखेंगे कि देखो, 6 वेदांगों के अंतर्गत व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी है, मैंने बताया ही। जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने इस पर, अष्टाध्यायी पर ही, महाभाष्य नामक एक व्याकरण का टीका लिखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब सबसे पूर्व जाने जाने वाली स्मृति कौन सी है? तो सब सर्वविदित है कि मनुस्मृति सबसे पुरानी है, और ये भी 2वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के बारे में तो थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं कि सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। इसकी रचना शुंग काल, ईसा पूर्व 2वीं शती में हुई थी। मनुस्मृति पर 3 टीकाएँ लिखी गई हैं। कुल्लुक की मनवर्त, मतलब अगर अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेलिंग दूँ, तो जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति, इस पे 3 टीकाएँ लिखी गई हैं। एक कुल्लुक ने लिखा है, ये याद रखने की चीज़ें हैं। एक कुल्लुक ने, दूसरा लिखा है गोविंद राज ने, थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा, गोविंद राज का है। और थर्ड लिखा है मेधा तिथि ने। कुल्लू की किताब को कहते हैं मनवर्थ मुक्तावली। मेधातिथि ने मनुभाष्य लिखा है और गोविंद राज ने मनु टीका। इसमें अगर आप तीनों से पूछा जाए तो ये देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, सब दोनों में तो मनु मनु लिखा है, लेकिन यहाँ पे मनु नहीं लिखा है, तो मनवर्थ है। यहाँ पे संधि का यूज़ किया गया है, मनवर्थ।
यहाँ इसका मतलब है कि मनु प्लस अर्थ, मनु प्लस अर्थ को यहाँ पे समाहित करके लिखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि मनुस्मृति के ऊपर 3 टीका लिखी गई हैं, कुल्लुक, मेधातिथि और गोविंदराज के द्वारा। मनु टीका, मेधातिथि का मनुभाष्य और मनवर्त का ये। मनुस्मृति एक समाज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है। और मनुस्मृति में एक और चीज़ देखने को मिलती है कि सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के बीच का जो प्रदेश है उसको ब्रह्मवर्त पुकारा जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन है। देखो, असहाय नहीं है, विश्वरूप नहीं है, भट्ट स्वामी नहीं है, मेधातिथि है। मेधातिथि ने क्या लिखा था, पीछे देखते हैं। मेधातिथि ने क्या लिखा था भैया, मेधातिथि ने लिखा है मनुभाष्य। गोविंदराज ने मनु टीका। तो मेधातिथि का यहाँ पे ये बार बार चीज़ें याद करते चलेंगे। मनु भाष्य मेधातिथि ने लिखा हुआ है। आपको नाम याद रखना है, कुल्लुक और गोविंदराज का भी। फिर आगे क्वेश्चन क्या है कि नदियों के बीच मनुस्मृति में द रीजन बिटवीन द सरस्वती एंड दृष्टद्वती वाज कॉल्ड। सरस्वती और दृष्टद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ठीक है, दो नदियां जो सरस्वती और इनके बीच का जो प्रदेश है उसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था मनुस्मृति के अनुसार। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो हमने देखा कि समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति पे अगर हम यहाँ पे चाहें तो एक छोटा सा नोट्स बना सकते हैं। मनुस्मृति ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में लिखी गई है। ईसा पूर्व 2nd शताब्दी शुंग काल में लिखी हुई पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, इसके ऊपर 3 टीकाएं लिखी गई हैं। 3 टीका है। एक लिखा है कुल्लुक ने। दूसरा टीका है कुल्लुक का मनवर्त है। और दूसरा है गोविंदराज का। मनु टीका ऐसे करके है, पीछे देख लीजिएगा। और एक और है तीसरा मेधा तिथि का। ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो इसको बार बार देख लिया जाता है, देखना पड़ता है ना। मेधा तिथि तो 3-4 बार इसको लिखेंगे तो याद हो जाएगा। मेधा तिथि का क्या है, देखिए इसका मनु भाष्य। ये तीन टीका लिखी गई है मनुस्मृति के ऊपर जो टीकाएं हैं। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मेधा तिथि का तो आया है, अभी कुल्लुक और गोविंदराज का नहीं आया है। तो इन दोनों का आपको याद रखना पड़ेगा। कुल्लू का क्या था, मनवर्त भाषा टीका करके है। और गोविंदराज का मनु टीका करके है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सतसहस्त्री संहिता इज द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो जो सतसहस्त्र सहर्षि संहिता, इसका मतलब होता है, सहर्षि का मतलब होता है 1000 और उसका भी 100 गुना, मतलब 1,00,000 स्रोतों का जो पुस्तक है वो कौन सा है, महाभारत। ठीक है, सत संहिता को महाभारत कहते हैं। और रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो इसको 24,000 है तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, चतुर्विंशति। जो भी संस्कृत शुरुआत में पढ़े होंगे उनको पता होगा कि चतुर्विंशति आएगा तो वहाँ पे हम रामायण मानेंगे। डिटेल इसका देख लेते हैं। डिटेल में कह रहा है कि महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख महाकाव्य है। अच्छा, ये एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये दोनों चीज़ें स्मृति पुस्तकें हैं, ये भी स्मृति पुस्तकें हैं। ठीक है, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आती है। से भारत सतसहस्त्री संहिता आदि उपनाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक वेद व्यास है, सर्वविदित है। रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक है जिसे चतुर्विंशति साहनी संहिता कहा जाता है। और इसके रचयिता वाल्मीकि है, ये भी लगभग सबको पता ही है। आगे देखते हैं। कह रहा है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके इंडिकेटर है ना, किसके इंडिकेटर, तो ये पुराणों के इंडिकेटर हैं। पुराणों के 5 लक्षण है ये जो सर्ग प्रतिसर्ग ये सब है ना, ये लक्षण है पुराण को। लक्षण का मतलब ये किस पुराण के अंतर्गत आएगा। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। अच्छा, डिटेलिंग इसकी यहाँ पे हमने दिया है।
कह रहा है अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के 5 लक्षण माने जाते हैं। मतलब अमर कोश के अनुसार पुराणों के 5 लक्षण माने गए हैं, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। जिसमें सर्ग में पंचमहाभूत इंद्रियगण, पंचमहाभूत जो हमारे जल पावन गगन समीर ये सब हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, उसकी उसकी व्याख्या है। इंद्रियगण की व्याख्या है, बुद्धि की व्याख्या है, और तत्वों की उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति कैसे, इसका वर्णन किया जाता है। प्रतिसर्ग क्या है? प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन मिलता है। और वंश में सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन है। मनवंतर में क्या है? मनवंतर में मनु के और मनु से संबंधित जो उनके पुत्र हैं, सप्तऋषि हैं, इंद्र हैं और भगवान आदि के अवतारों का वर्णन है। मनवंतर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि भगवान लोगों के जो अवतारों का वर्णन किस में मिलता है, तो वो मनवंतर में। अगर पूछ दिया जाए कि सूर्य और चंद्रवंश का वर्णन किस में मिलता है, तो आपको मिलता है प्रतिसर्ग में। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे वंशानुचरित। वंशानुचरित में प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, ये सबको पता है, याद रखने की जरूरत है इसको। और इनके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसेठा हैं। मतलब ये चीज़ याद रखना है आपको कि जो पुराण है, पुराण के जो रचयिता हैं, इसको लिखा जाता है रचयिता। पुराणों जो रचयिता हैं वो कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रछता को माना जाता है। ये चीज़ें याद रखना। एक और चीज़ याद रखना कि वायु पुराण के अनुसार महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला मिलता है। ये क्वेश्चन आगे देखिए पूछा भी गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? 18। ठीक है। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। अब पूछा है कि अब आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है कि वायु पुराण में, इसका आंसर वायु पुराण हो जाएगा। दो चीज़ें पूछ सकता है कि वायु पुराण में नीलोत्पला किसको कहा गया है, तो महानदी को। इसी क्वेश्चन में 3 तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नासिक अभिलेख, मतलब ये अभिलेख में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो नासिक अभिलेख क्या गौतमीपुत्र सातकर्णी? हाँ, गौतमीपुत्र सातकर्णी का है। आपको ये चीज़ें थोड़ी याद होनी चाहिए। ROR 2017 का क्वेश्चन है। नासिक का जो अभिलेख है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी का है, सही है। उस समय क्या होता था कि ये जो वंश थे ना, इसमें माताओं के नाम के से पुत्रों का नाम शुरू होता था। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेलों का है, सही बात है। ये खारवेलों ने हाथी गुम्फा अभिलेख मिला था। इसी में महाभारत से संदर्भित चीज़ें मिलती है, भारतवर्ष से संदर्भित चीज़ें मिलती है। सबसे पुराना अभिलेख ये माना गया है हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद भीतरी है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, ये नहीं है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय का नहीं है। भीतरी किसका है? यहाँ पे देखिए, भीतरी स्कंदगुप्त का है। और पुलकेशिन सेकंड का क्या है? एहोल है। ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एहोल, इसमें ही हर्षवर्धन से लड़ाई का वर्णन है और हर्षवर्धन यहाँ पे पराजित होता है, ये दिया गया है। गिरनार, गिरनार रुद्रदामन का है, सही है। आगे देखते हैं। कह रहा कुषाण, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कुषाण, कुषाण ने, ये सिक्कों की बात कर रहा है। कुषाणों ने स्वर्ण और तांबे की, कॉपर की मुद्रा दी थी, सही है। ठीक है। गुप्ता ने स्वर्ण और सिल्वर का, हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर की इन्होंने दिया था। ठीक है। सातवाहनों ने स्वर्ण का नहीं दिया था। स्वर्ण के अलावा इन्होंने सब दिया था। इन्होंने सिल्वर दिया था, सिल्वर, कॉपर और सीसा का दिया था। सीसा का भी इनका था। और एक और था, इसका मैंने वो दिया होगा। कलचुरियों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र, ये सही है। कलचुरी जो है वो स्वर्ण, रजत एवं ताम्र की मुद्राएं दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है कि सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था, अभी तो उनके स्थान पर चांदी, तांबा, सीसा एवं पोटीन, यहाँ पे आप लिखेंगे पोटीन, पोटीन के सिक्के चलवाए थे इन्होंने। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने सिक्के नहीं चलवाए? देखो, चालुक्यों ने चलवाया था, चोल ने चलवाया था। राष्ट्रकूट का सिक्के नहीं मिले हैं और पल्लव के सिक्के नहीं मिले हैं। इसका C और D दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रकूट एवं पल्लव शासकों ने अपने सिक्के नहीं चलवाए थे, जबकि अन्य दोनों राजवंशों के शासकों ने सिक्कों को चलाया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष
तो भरद भरतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। मैंने बताया कि जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें, क्योंकि खारवेल जो है वो कलिंग का शासक था, कलिंग का शासक था, इसने भारतवर्ष पे हमला किया था, आक्रमण किया था। और ये कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका उल्लेख है। देखिए, खारवेल कलिंग का शासक था, उसके अध्ययन का प्रामाणिक स्रोत उसके द्वारा लिखाया गया हाथी गुम्फा अभिलेख है। वह अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी पर अंकित है। उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार यह महामेघवाहन वंश का शासक था। आपसे पूछ सकता है कि महामेघ वंश का शासक कौन था? खारवेल। चेदी वंश का भी बताया, एवं उसे चेदी वंश का भी बताया गया। यह चेदी वंश का भी है। खारवेल को चेदी वंश और महामेघ वंश का भी माना जाता है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या लिखा है कि 15 वर्ष की आयु में वह युवराज बनता है और 24 की वर्ष में महाराज बन जाता है। खारवेल ने कलिंग नगर का जीर्णोद्धार करवाया था और इसने मूसिक नगर पर आक्रमण किया और भारतवर्ष पर भी आक्रमण किया था। स्पष्ट है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, जो कि यहाँ पे तीसरी पॉइंट में देखने को मिल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। काफ़ी ये छोटा था क्योंकि पहले टॉपिक में सिर्फ 13 क्वेश्चन है। उसके बाद जो अध्याय सेकेंड है भारत की प्रागैतिक संस्कृतियाँ, उसमें 58 क्वेश्चन है। इसमें से हम छांट कर जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हटा के कम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये लगभग 1 आवर की क्लास हो जाएगी। इसमें हम 58 का करके इसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो इस तो यहाँ तक हमारा आज का क्लास ख़त्म हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे ना कि जो अगला 58 का क्लास 58 क्वेश्चन है इसको कम करेंगे, क्योंकि 58 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन डालने का कोई मतलब नहीं है। और जो यूपी पीसीएस ने हर अपने एग्ज़ाम में पूछा है उन्हीं को समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो आज की हमारी आर ओ के लिए जो क्लास शुरू की थी, इसका ये पहला वीडियो हिस्ट्री से संबंधित यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग आगे, आप लोगों को इसमें कुछ कमी है, कुछ और जोड़ना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।